वर्षों पहले जब आपने एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, तो क्या सोचा था कि एक दिन कलेक्टर बनेंगे, एमपी बनेंगे और फिर एक सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन गीता में ऐसा ज्ञान है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म आप कुशलतापूर्वक करते हो तो फल मिलता है, लेकिन इच्छा मैंने नहीं की थी। तो आप तो ब्यूरोक्रेसी में थे, तो पॉलिटिक्स में आने का फैसला कैसे हुआ? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी में था और 2009 के चुनाव में यह विषय आया कि मेरी बीकानेर की सीट रिजर्व हो गई और एक विषय आया कि धर्मेंद्र जी उससे पहले थे, अब सेलिब्रिटी लाना चाहिए, नॉन सेलिब्रिटी लाना चाहिए। इस शुरुआत में सर्वे हुआ, उस सर्वे में मेरा नाम ठीक उभर करके सामने आया। हालांकि ये रिस्की काम था, क्योंकि 2009 में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो जिसकी जो गवर्नमेंट होती है उसके एमपी ज्यादा आते हैं, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन मेरी 5 साल से ज्यादा की नौकरी बाकी थी, फिर भी मैंने ये एक रिस्क ली। लेकिन रिस्क लेने के बावजूद भी कितना ही प्रचार कांग्रेस ने मेरे खिलाफ किया होगा कि ये पहले एक्टर आया, अब ये कलेक्टर आ गया, ये सेलिब्रिटी के लोग हैं, लेकिन बीकानेर की जनता ने मेरे पे विश्वास प्रकट किया और मैं भी बीकानेर की जनता के अनुरूप आचरण करने में सफल हो सका। 3 महीने करीब मेरा चुनाव चला 2009 का, और मैं ठेठ मारवाड़ी बोलता था, ठेठ बीकानेरी बोलता था। मेरा ये पहनावा जो दिख रहा है, मैं उस समय वैसा हुआ और मैंने संकल्प लिया कि मैं चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी आपके साथ रहूंगा। और उसका परिणाम है कि 2009 में हम 4 ही जीते 25 में से, उसमें मैं आया। तो ये फैसला कैसे हुआ कि मैं बीजेपी से लड़ूंगा या कांग्रेस में जाऊंगा? ये फैसला कब हुआ? देखिए, ये एक विचारधारा का विषय होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहां नैतिकता की शिक्षा थी, नैतिक आचरण मेरे में था। फिर एक स्वामी राम सुखदास जी का प्रभाव मेरे पे रहा, तो धीरे धीरे मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, सर्विस में रहते हुए इनके प्रकल्प को मैं देखता था, इनसे जुड़ गया। तो इन लोगों ने देखा ये आदमी ठीक है, चरित्रवान है, ठीक आदमी है, नैतिक आदमी है, तो मुझे ऑफर दिया गया और मैंने एक्सेप्ट किया। तो शुरुआती दौर में किसने आगे बढ़ाया राजनीति में? वो गॉड फादर? देखिए, राजनीति में कोई न कोई गॉड फादर तो होता है, लेकिन मैंने 2004 में भी ट्राई किया था। उस समय भी गंगानगर से ट्राई किया, लेकिन उस समय टिकट नहीं मिली। फिर 2009 में मैं जब आईएएस बन गया तो मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन उस समय पार्टी ने सोचा कि नहीं, हमें ये आदमी चाहिए। उस समय वसुंधरा जी नेता प्रतिपक्ष थे और ओम जी माथुर उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। इन दोनों ने प्रयास करके और मुझे इस लाइन में आगे लाने में पूरा प्रयास किया। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं, आपको जानकारी भी होगी कि जब भाबड़ा जी डिप्टी सीएम थे तो उनका जब ओएसडी रहा तो उनका आचरण मेरे ऊपर काफी प्रभाव डालता है। तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात पहली कब हुई? मोदी जी से मेरी मुलाकात पहली, यूं समझिए मेरे चुनाव में वो आ नहीं सके, आंधियों ने उसको रोक दिया। तो 2009 में जब एमपी बन के आ गया तो उसके बाद एक दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है। अभी इंडिया टुडे ने कहा है कि उनकी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। सो हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? देखिए सर, नरेंद्र जी मोदी एक धरातल से उठकर के आए, और मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि जब उनके भाषण में सुनता हूं तो वो कोई खाली जबान से बोलते हैं, ऐसा नहीं, दिल से बोलते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, बचपन में अभाव देखा, यथार्थ को भोगा, और कभी कभी मैं भी देखता हूं कि मैंने भी बहुत सी ऐसी चीजें भोगी है। तो मेरे को लगता है कि हमारे लीडर हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में जो समझते हैं कि इस देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी ही बढ़ा सकता है। इसलिए लोकप्रियता बराबर बढ़ रही है। और उनका जो आचरण है एज ए प्राइम मिनिस्टर, देखिए कोई घोटाला नहीं हो पाया, पारदर्शिता लाए, जो कहा वो करने का प्रयास किया, विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, और जो
एक गरीब आदमी की क्या प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया। कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे गरीब आदमी को भी लगा कि शायद इनके राज में मेरा भला होगा। इस वजह से लोकप्रियता बढ़ी है मोदी जी की। विदेशी दौरों की बात आप कर रहे थे, लोकप्रियता की बात आप कर रहे थे अभी। मैंने भी देखा विदेशों में जब मोदी जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो आपको लगता है इज ही स्लोली एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर? यस, ही इज एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर। और जो यूएस कांग्रेस में उनका जो भाषण था और जिस तरह से खड़े होकर के यूएस कांग्रेस के सदस्यों ने उनका सम्मान किया, उससे लगता है, और जहां भी गए हैं भारत के हितों का तो ध्यान रखा ही रखा है, लेकिन जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो हमारे ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, उनके वो स्वाभाविक रूप से लीडर उभर करके आए हैं। और जब क्लाइमेट चेंज का विषय आया कोपेनहेगन और पेरिस में, तो उन्होंने बराबरी का एक जब अपना रखा कि भारत एक ऐसी शक्ति है कि वो अपनी बराबरी के स्तर पे समझौते करेंगे। तो आप देखिए कि कई ऐसे समझौते हुए हैं जो नरेंद्र मोदी के कालखंड में हुए, जो पहले संभव नहीं थे। बीजेपी में कहते हैं कि आप अमित शाह की व्यक्तिगत पसंद हैं, तो अमित शाह से मिलना कब हुआ पहली बार? अमित शाह जी से मिलना मेरा, जब उनका गुजरात से दिल्ली आना जाना ज्यादा हुआ, जब वो मंत्री नहीं रहे तो दिल्ली आना जाना हुआ, उस पीरियड में मेरा हुआ मिलना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादा मिलना मेरा उनके अध्यक्ष बनने के बाद हुआ। मुझे कभी बिहार चुनाव में उन्होंने भेजा, कभी असम चुनाव में भेजा, कभी जो घटनाएं हुई, चाहे दलित एट्रोसिटी की हुई, चाहे महिलाओं पे हुआ, तो जो कमेटियां बनी उसमें मुझे कहीं न कहीं उन्होंने, चाहे केरल की घटना हो, चाहे यूपी की घटना हो, चाहे बंगाल की घटना हो, हर कमेटी में मेरे को रखा। और जब वो रिपोर्ट गई तो उस रिपोर्ट बनाने का काम अधिकतर मैं करता था उस कमेटी में। तो वो पढ़ते थे, देखते थे, फिर डिस्कस करते थे। तो ऐसे उनकी वर्क के कारण नजदीक में आया। मेरा अलग से कोई उनसे संबंध है ऐसा मुझे अभी भी नहीं लगता। जो मेरा वर्क था, जो कमेटी में मुझे काम दिया या जो चुनाव में काम दिया, और जो काम दिया उसको मैंने बखूबी किया, तो वर्क के कारण उनको लगा कि शायद ये डिलीवरी करने वाला आदमी है। इस कारण से मुझे लगता है कि हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए। कहते हैं अमित शाह इज ए टेरिफिक लीडर, ए डेडली कैंपेनर, सो हाउ यू रेट हिम एज द पार्टी प्रेसिडेंट? ये आप बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिहार चुनाव में हमने एक बार देखा, एक ऐसी मीटिंग जिनको लोगों ने कहा कि साहब ये 7 बजे शुरू करोगे शाम को, तो ज्यादा 9 बजे समाप्त हो जाएगी, 10 बजे समाप्त हो जाएगी। आप अंदाज नहीं करेंगे, उन्होंने 24 सीटों पे ऐसी चर्चा की कि खाना ठंडा हो गया, लेकिन 1 बजे तक चर्चा करते रहे। इतनी मेहनत करने वाला किसी पार्टी में आमतौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे कुशल संगठन करता है और डीप में जाते हैं हर चीज पे। इसमें यहां कमी है, इसको दूर करो, इसमें ये कमी है, इसको दूर करो। हर चीज को स्वयं करने की प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद ड्यूटी बांट देते हैं कि ये करके मुझे बताना। मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए तो सबसे पहले किसने फोन किया कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? सबसे पहले अमित शाह जी ने फोन किया। मैं ट्रेन में था, बीकानेर से जयपुर कोई रेलवे के फंक्शन में मुझे आना था, और रात को करीब 11:20 22 मिनट के आसपास अमित शाह जी का ही फोन आया कि आप कहां पे हो। तो मैंने कहा मैं तो ट्रेन में हूं, दिल्ली आ रहे हो या जयपुर? मैंने कहा मैं जयपुर जा रहा हूं। तो बोला आपको दिल्ली आना है, कल चर्चा करेंगे। उससे कुछ अंदाज मुझे लग गया था। और दूसरे दिन अमित शाह जी से मिलने के बाद कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जा रहा है। इसका मतलब पहला फोन भी उनका था और पहली सूचना भी उनकी थी। आप एक ग्रास रूट लीडर हैं, रूरल बैकग्राउंड है, तो ये फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय कैसे लगता है? देखिए, फाइनेंस मंत्रालय में भी मेरा जिस तरह का एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जिसमें सर्विसेज में रहा, आईएएस के नाते, कलेक्टर के नाते मैंने काम किया, या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया, या रूरल डेवलपमेंट में मैंने काम किया, और मैं गांव से भी आता हूं। तो ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये किसके लिए बजट बनाता है? किसान के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, और शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी बनाता है। लेकिन बड़ा चंक है, रूरल फोक जो है वो बड़ा चंक है। उनके लिए भी एक ऐसा आदमी जो ग्रास रूट्स पे सोचता है, ट्रेडर्स का, गरीब का, किसान का, SC ST का,
ऐसा आदमी फाइनेंस में होना चाहिए। इसलिए मैं इस अवसर पर मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि ये मंत्रालय में चाह नहीं रहा था, लेकिन जब मोदी जी ने मंत्रालय दिया है तो मैं बहुत मेहनत के साथ इस मंत्रालय में काम करने का प्रयास करूंगा। इस मंत्रालय में क्या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। मुझे अभी जो काम दिया गया है, एक तो है इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है एक्सपेंडिचर, जितने भी राज्य हैं उनके प्रपोजल, जितने भी मंत्रालय हैं उनके प्रपोजल। इकोनॉमिक अफेयर्स में आपके फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट बनाना, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इनके सिस्टम को देखना, रेगुलेटरी सिस्टम को देखना, और एक जो डिसइन्वेस्टमेंट का पहले मंत्रालय था जिसका नाम आजकल दीपम कर दिया है। तो ऐसे पीएसयूज हैं जो बेचे जा सकते हैं या उनके लेबर का सेटल करके उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, करना है या नहीं करना है, ये सारे दीपम में आते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है। और फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स का है जिसमें सीएसआर भी है, और छोटे छोटे जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने का काम भी है। तो ये जो मैंडेट आपको दिया, आपका जो मंत्रालय है, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अगले 2.5 साल के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, क्या विजन दिमाग में आ रहा है? देखिए, मेरा बड़ा जो मैं एक देख रहा हूं, मैं महीने 1.5 महीने से फील्ड में घूम रहा हूं। एक तो जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो कई जगह ठगे गए हैं, चाहे पीएससीएल, जो पहले पीयरलेस थी, पीएससीएल बने उसमें, या कोई और मामले में। सत्यम के बाद हमने कोशिश की कि आगे इस तरह के घोटाले नहीं हो और छोटे इन्वेस्टर नहीं ठगे जाएं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि इस देश में जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके हितों का ध्यान रखने के लिए मैं कोई न कोई रोड मैप तैयार करूं, और उसके लिए मैं लग गया हूं। मैंने सेबी के साथ और जो हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी एजेंसीज है उसके साथ इसकी बैठक ले ली है, ब्रीफिंग ले ली है, और मैं इस काम में तेजी से लग गया हूं। अब तक जो इसकी जो जांचें चल रही थी, जिसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है, एसएफआईओ भी इन्वॉल्व है, उनको मैंने गति दी है, ताकि इन्वेस्टर के मन में यह आए कि मोदी जी के राज में इन्वेस्टर सुरक्षित है, या जिसके साथ धोखा हुआ है उसका पैसा कहीं न कहीं वापिस आएगा। अरुण जेटली से कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं जेटली साहब से। मुझे लगता है सीखने को बहुत मिल रहा है। एक पहला सत्र गुजरा है, मानसून सत्र, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए भी उन्होंने हमें प्रमोट किया। बिल पे उन्होंने कहा आप तैयारी करो, उस पर भी उन्होंने प्रमोट किया। जो जीओएम की बैठकें होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, उसमें भी वो हमें बुलाते हैं। और विभाग की कोई बड़ा काम होता है, जैसे कोई डिविडेंड देना आ गया, आईडीबीआई, कोई और बैंक, तो उस समय भी वो बुलाते हैं। इससे मुझे लगता है कि वो मुझे प्रमोट करेंगे। अभी आपको सुना है सार्क में भेज रहे हैं अपनी जगह, वो अभी तय हुआ नहीं है, होगा तो जो वो निर्देशित करेंगे उनका निश्चित रूप से पालना की जाएगी। अरुण जेटली एक डायनेमिक मिनिस्टर हैं, उनकी एक विशेषता है कि 100% डेलीगेशन में 100% ट्रस्ट। तो आपको भी जो काम सौंपा है, ऐसा लगता है, ऐसी भावना आती है? देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, करनी भी चाहिए, लेकिन अरुण जेटली जी में ये खासियत विशेष रूप से है कि जैसे वो किसी आदमी को समझ लेते हैं कि इसकी इस विषय पे मास्टरी है, फिर उसको साथ लेकर बैठते हैं अधिकारियों के साथ, और उसके बाद कहते हैं कि आप इसका उत्तर दीजिए या इसका जवाब ऐसे दीजिए, और पीछे मैं बैठा हूं, कोई गुगली बॉल आई तो मैं संभाल लूंगा। ये जो एक बात होती है किसी मंत्री की, ये बड़ी बात होती है। इससे जो नया मंत्री होता है वो उसका मनोबल भी बढ़ता है, और उसको लगता है कि कोई ऐसी बात आई तो ये संभाल लेंगे, इसलिए फिर वो खुल के खेलने का प्रयास करता है, और आचरण शुद्ध होता है और डिसीजन सही लिए जाते हैं, तो देश हित में फिर अच्छा उसका कार्यकाल कहलाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप ए स्मार्ट एंड डायनेमिक इकोनॉमी। तो हाउ यू रेट अरुण जेटली एज द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द लास्ट 2 years? देखिए, जेटली साहब का जो एक विजन है, मुझे लगता है कि इस देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन कम होना चाहिए। बड़े जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो, चाहे एफआरबीएम का रेगुलेशन हो, राज्यों से जो बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स से जो बात करते हैं, सबसे जब बात करते हैं वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप कैशलेस ट्रांजैक्शन में कम बिलीव करो। उससे क्या होगा कि जो ब्लैक मनी है वो देश में जनरेट होनी बंद कम होगी, और जब ब्लैक मनी जनरेट कम होगी तो बाहर जाकर के जो एक बड़ी प्रॉब्लम आई ब्लैक मनी, उसका मूल रूप से समाप्त करने का काम अरुण जेटली जी कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें उनको सफलता मिलेगी। एक और बड़ा रिफॉर्म वो करने जा रहे हैं कि बजट जनवरी में आएगा अगले टाइम से, ये क्या फिलोसफी है?
देखिए, बजट के बारे में दो तीन चीजें चल रही है। एक तो कि फाइनेंशियल ईयर जो अभी हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च तक होता है, तो एक डिमांड बहुत से ऐसे ग्रुप की आ रही है कि 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर तक इसका कर दिया जाए। दूसरी डिमांड ये आ रही है कि रेलवे बजट को भी जनरल बजट के साथ मिक्स कर दिया जाए। इस दोनों के लिए कमेटी विचार कर रही है। ये विचार होने के बाद क्या इसका आउटपुट होता है, उसके बाद बताने की स्थिति में रहूंगा। जीएसटी पे क्या प्लान है? 1 अप्रैल से कर पाएंगे लागू इसको? जीएसटी लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यों ने भी पास करना शुरू कर दिया। असम ने इसमें पहल की और आधे से ज्यादा राज्यों से पास हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का गठन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और उसके बाद जीएसटी काउंसिल में एक रेट तय करना। उसके बाद 2 बड़े विषय जीएसटी काउंसिल के सामने आएगी। एक तो एरिया बेस्ड एग्जम्पशन जो अभी है, जैसे दमन दीव में है या हिमाचल बद्दी में है, क्या एरिया बेस्ड एग्जम्पशन रखें। दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड एग्जम्पशन, जैसे मैं मेरे क्षेत्र बीकानेर में ही था तो पापड़ भुजिया वाले मिले कि हम तो बहुत आर्टिजन के हैं, हमें जीएसटी में आ गए तो हम रोजगार से वंचित हो जाएंगे। तो एरिया बेस्ड एग्जम्पशन, प्रोडक्ट बेस्ड एग्जम्पशन, ये जीएसटी काउंसिल का विषय होगा और ये विषय मुझे लगता है 2-1 महीने में हमारा रोड मैप है कि इसको हम हल कर देंगे राज्यों से बात करके, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल होगी उसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। और उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो 1 अप्रैल 2017 है। तो अगला जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें दोनों बिल आ जाएंगे, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो मुझे लगता है कि हम टारगेट तक इसको जीएसटी लागू करने में सफल हो सकेंगे। बीकानेर में वूलन इंडस्ट्री की धाक रही है पूरी एशिया में, अब कहते हैं दम तोड़ रही है। जीएसटी का मुद्दा कुछ उसमें भी है, वो क्या है? हाँ, वूलन इंडस्ट्री एशिया की मंडी थी बीकानेर, और वो जो मैंने जिक्र किया प्रोडक्ट बेस्ड एग्जम्पशन, वूलन इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम सिकनेस की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें अलग एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहिए। तो वो जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है। मैंने वूलन इंडस्ट्री के लोगों को कहा है कि आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। एशिया की इंपोर्टेंट मंडी थी बीकानेर, वूल इंडस्ट्री को, वूलन इंडस्ट्री को, उनके प्रोसेसिंग को, गलीचा को, जो भदोई जाकर कब तैयार होते हैं, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके बीकानेर के वूलन आसपास जो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा उत्पादित होता है उसका प्रोसेस बीकानेर में हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। कि काले धन के सिलसिले में आईडीएस क्या लगता है कामयाब होगी? इनकम डिस्क्लोजर स्कीम अभी सितंबर महीने की लास्ट डेट, इसकी लास्ट तारीख है, और इसमें जो हमने मीटिंगें ली हैं लोगों के बीच में, मैं भी फील्ड में गया हूं, हमारे अधिकारी भी जा रहे हैं, उनके 2 विषय आ रहे हैं। कुछ तो हमने चेंजेस किया है इसमें। पहले उन्होंने एक साथ जमा कराने का था, फिर हमने 25 किया, फिर 25 किया, फिर 50 किया, तो 1 साल का तो हमने उनको एक्सटेंशन दे दिया। दूसरा विषय आ रहा है कि इसकी पेनल्टी ज्यादा है। 30% इनकम टैक्स की रेट है, 7.5% शेष है, 7.5% पेनल्टी है। अधिकतर ये लोग कह रहे हैं कि पेनल्टी आप मत लीजिए, लेकिन जो ऐसे टैक्स पेयर रहे हैं जिन्होंने 30% जमा कराया, तो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, उनका ये कहना है कि फिर हमने क्यों जमा कराया, हम भी जमा नहीं कराते। तो पेनल्टी तो होनी चाहिए। इस विषय से को लेकर के हम चर्चा में हैं और मुझे लगता है सफलता मिलेगी इसको, लेकिन इसमें लास्ट डेज में ही पैसा इसका जमा होता है, अधिकतर पैसा जमा होगा लास्ट डेज में। बराबर अधिकारी भी संपर्क में है और हम दोनों मंत्री अरुण जेटली जी संपर्क में हैं, और ये जैसे इसमें सफलता मिलेगी मुझे लगता है कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जिन लोगों ने डिक्लेरेशन करने से वो वंचित रह गए थे उनको ये अवसर मिलेगा कि हमारे पास कोई हिसाब नहीं है लेकिन पैसा है, तो इसमें डिक्लेयर करें ताकि आगे सुरक्षित जीवन जी सकें। 45% कुछ ज्यादा नहीं लग रहा रेट? लोग 45% ज्यादा होने के हमारे पास सजेशन आए हैं, वो हमारे अंडर कंसिडरेशन भी है विषय। कुछ लोगों ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने काले धन की परिभाषा बदल दी। आपने कहा था काला धन स्विट्जरलैंड से लाएंगे, बैंकॉक से लाएंगे, लंदन से, पेरिस से लाएंगे, वहां से आया नहीं। अब आप उसको बीकानेर, जयपुर, लखनऊ, बंबई, नागपुर में ढूंढ रहे हैं, ये क्या है? देखिए, काला धन जनरेट होता है पहले और फिर बाहर जाता है। हम जड़ पे चोट कर रहे हैं, जनरेट ही नहीं हो, और जो बाहर है उसमें भी हमने प्रोग्रेस की है। जल्दी देश के सामने आएगा, कुछ देशों से हमारे
समझौते भी हुए हैं, कुछ जो आइडियाज हैं एक्सचेंज हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन जल्दी सामने आएगा जो बाहर है वो भी, और यहां जनरेट होना जब बंद हो जाएगा तो काले धन की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी देश को। आप लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, अब रियल एस्टेट वाले, ज्वेलरी वाले कहते हैं हमें तुम्हारे पुराने दिन लौटा दो, ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, ज्वेलरी वालों का आपने देखा होगा कि जो सोना इंपोर्ट होता है, और सोना जब इंपोर्ट होता है उसकी ड्यूटी यूपीए सेकंड ने भी लगाई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो 1% हमारी ज्वेलरी लगी थी उसमें हमने 6 करोड़ का इनिशियली एग्जाम्पशन दिया, 6 करोड़ टर्नओवर, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। तो अब तो वो कहने लग गए कि ज्वेलरी वालों को तो अच्छे दिन आ गए। जहां तक रियल एस्टेट का है, रियल एस्टेट बिल पास होने के बाद उनको भी लग रहा है कि सीमेंट भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक सबको हम मकान देंगे, और एग्रीकल्चर के लिए जो हमने एक तैयारी की है कि हर किसान की इनकम 2022 तक डबल करेंगे, तो निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर रहा है, थोड़ा निराश और उदास है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ पार्टी सोच रही है कुछ? व्यापारी वर्ग को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जैसलमेर भी गया, आगरा भी गया, बेंगलोर भी गया, गुवाहाटी भी गया, इन वर्गों से मिला, और मिलने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि अभी कच्चे में काम बहुत होता है, एक साथ करने से दिक्कत आएगी। तो हमने कहा है कि हम जीएसटी में भी आपको जो एक तो 10 लाख रुपए की जो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट रखी, जिसको लेकर के वो चिंतित है, उसको भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख नहीं रखेंगे, उसको हमारे अंडर कंसिडरेशन है, उसको भी ऐसे ही बढ़ा देंगे। छोटे व्यापारी उसके जीएसटी के दायरे से मुक्त हो जाएंगे, तो आराम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं उनकी सरलीकरण कर देंगे हम ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, तो उनको भी ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से बिजनेस करना आसान हो जाएगा। बाकी जो टीसीएस है, जिसके कारण वो परेशानी है कि जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आपने किया, 2 लाख से ज्यादा हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप हमसे चेक में, हर अगले आदमी के पास भी चेक नहीं है, तो हमने कहा है कि चेक की सुविधा ज्यादा बढ़ाइए। बैंकों को भी ई लॉबी के लिए कहा है, और उसके बाद 50 लाख से ऊपर जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें टीसीएस है, उसमें कुछ ऐसे आइटम है जैसे पेट्रोल पंप है, उसमें नगद ही नगद होता है, तो हम उनको कैसे एग्जम्प्ट करें, कैसे बाहर निकालें, ये चर्चा में है। और व्यापारियों के हितों का ध्यान पूरा रखा जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी जनरेट जो हो रही है उस पर तो सरकार चोट करेगी, निश्चित रूप से चोट करेगी। आरबीआई गवर्नर का एक अच्छा डिसीजन है। पटेल साहब पहले ही मॉनिटरिंग सिस्टम को देख रहे थे। बड़ा जो चैलेंज है आरबीआई गवर्नर साहब के पास, आरबीआई के पास, वो है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखना। तो अभी जो खुदरा महंगाई की दर हमने 4% तय की है, और आरबीआई को कहा है कि आपका पूरा मैकेनिज्म इसमें तय होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियां बिगड़े तो 2% बढ़ सकता है, नहीं तो 2% कम हो सकता है। तो ये जो 4% जो तय करी, 2% बढ़ना, 2% कम होना, इसके बीच में इन्फ्लेशन रेट शुरुआत में रहने पे और जीएसटी लागू होने के बाद, सिस्टम इंप्रूव होने के बाद महंगाई एकदम नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटरीकरण हो रहा है या जो ऑटोमेशन हो रहा है, उससे ऐसी संभावना है कि 1,20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या सोच रहे हैं उनके लिए? कुछ सुना? देखिए, कंप्यूटर जब आया था तब भी लोगों ने ऐसी शंकाएं प्रकट की थी, और उसके बाद कंप्यूटर आया और कोई बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। जो नए रोजगार ढूंढने वाले युवा हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, और टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से उनके रोजगार के अवसर रहेंगे, बेरोजगार होने की कोई संभावना नहीं। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में कभी वन विभाग का आदमी जाता था इंस्पेक्शन करने कि वहां वन है या नहीं है। अब हमने इसरो के सैटेलाइट के माध्यम से वहीं से हम देख लेते हैं वन क्षेत्र है या नहीं है, तो उसकी जाने की जो प्रक्रिया है, उसको परस्यू करने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो गई, तो क्लियरेंस जल्दी बनने लगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अब वो आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आदमी देखा मेरा काम बंद हो गया, ये क्या होगा? ऐसा इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी का यूज हम करके और इस देश के नागरिकों को सहूलियत दिलाने का जो मोदी जी का वादा है, उसके अनुरूप तो आचरण हमें करना पड़ेगा, और उसके अनुरूप ही आचरण कर रहे हैं। राजस्थान आपका होम स्टेट है, राजस्थान की इकोनॉमी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान के, वैसे तो पूरे देश के हितों का ध्यान रखना है, पर राजस्थान के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
राजस्थान में जो सबसे बड़ा संकट है वो पेयजल का है, और पेयजल के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से पैसा मांग भी रखा है। और दूसरा, राजस्थान सरकार ने जो पैसा मांगा है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में मांगा है। प्राकृतिक आपदा में कभी फसल नष्ट हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, कभी अकाल पड़ जाता है, इसमें पैसा ज्यादा चाहिए। दो जगह राजस्थान सरकार को ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, पेयजल और प्राकृतिक आपदा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान को इसमें कुछ न कुछ मात्रा बढ़ा करके बजट देने का प्रयास करूंगा। मैडम ने जो नया आइडिया दिया जल संग्रहण योजना का, राजस्थान में अच्छा काम कर रही है स्कीम, आपको लगता है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें सरकार तो जुड़ती है, पब्लिक के लोग जुड़ते हैं। तो जब पब्लिक जुड़ती है, जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, बीकानेर में कुछ ऐसे तालाब से जो पहले ठीक हुए ही नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से एनजीओ जुड़ गए, पब्लिक जुड़ गई, युवा जुड़ गए, और उन्होंने अपनी मेहनत की। कुछ लोगों ने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और वो तालाब साफ हो गया। अभी बरसात आई तो तालाब भर गया। तो ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, ये सक्सेसफुल योजना है राजस्थान के लिए। मुख्यमंत्री की बात हम कर रहे थे, तो हाउ यू रेट वसुंधरा राजे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एज अ डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, व्हाट यू से? देखिए, वसुंधरा जी विजनरी मुख्यमंत्री है, डायनेमिक लीडर है, और स्वराज संकल्प यात्रा में जिस तरह से राजस्थान के विकास के लिए वादा किया है उसके अनुरूप काम कर रही है। शुरुआती दौर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, वो अब दूर भी हो गई है, और इस बार हम भी कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और अब धीरे धीरे जो फाइनेंशियल संकट है उसे दूर होकर के जो एक प्लान बना है, दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि उस प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तो उस पर ग्राउंड पे बहुत सकारात्मक प्रभाव सामने आएगा। क्या लगता है 2018 में फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और कांग्रेस की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, उल्टी खराब ही हो रही है। ऑल ओवर इंडिया ही खराब हो रही है, तो राजस्थान में सुधरेगी कहां से? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस में गहलोत और सचिन की जो जोड़ी है, उससे कोई थ्रेट? इन दोनों में नेतृत्व को लेकर के लड़ाई है, और वो सामने भी आई है। तो उस लड़ाई, वो उनका अंदरूनी मामला, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। हम जो भी हमारे सामने चुनौती होगी उसको हम अवसर में निश्चित रूप से बदलेंगे। भाजपा के अंदरूनी लड़ाई छुटपुट आती है, आवाजें आती हैं, क्या है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, तो हम समय समय जनता के बीच में जाते रहते हैं। अभी मंत्री समूह जब जनता के बीच में गए और जनता की समस्याएं सुनी, तो सारी समस्याओं का तो समाधान हो नहीं सकता। तो इस वजह से कुछ चीजें सामने आई होगी, लेकिन वो चीजें सामने आना अच्छा है। हम सुधार करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में उसका लाभ लेंगे। राजनीतिक मतभेद की बात हम कर रहे थे, तो बीकानेर में देवी सिंह भाटी, विश्वनाथ मेघवाल, इनसे कैसे रिश्ते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरे रिश्ते ठीक हैं, और जहां तक जो पर्टिकुलर नाम आपने लिए हैं, देवी सिंह जी बड़े नेता हैं बीकानेर के, विश्वनाथ जी खाजूवाला से विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। लेकिन जब कभी भी कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होता है तो हम मिलकर के काम करते हैं, और हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। बीकानेर के विकास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कोई विवाद नहीं है, और बीकानेर के विकास में कोई विरोधी दल भी मुझे सुझाव देगा तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा। अभी खाजूवाला की बात हम कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि आपके पुत्र वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, कोई कल्पना नहीं है, वो ऐसे ही उड़ाई हुई हवा है एक, बाकी कोई कल्पना नहीं है। वो तो नौकरी कर रहा है और नौकरी में ही लीन है। बीकानेर में जैसे मैडम ने बहुत बड़ा तालाब साफ करवा दिया, लोग याद रखते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं बीकानेर के विकास के लिए? देखिए, जूनागढ़ को साफ करना और उसके बाद मैडम का कद बीकानेर में बढ़ा, इसमें निश्चित रूप से हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं। बीकानेर में जो फाटकों की समस्या है हमारी, कोर्ट गेट और उनकी, उसके लिए जो एलिवेटेड रोड है वो सैंक्शन हो गई है, और वो हम 2018 से चुनाव से पहले तैयार करा देंगे। एक बड़ा काम बीकानेर की जनता की सौगात के रूप में हम देना चाहते हैं। मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, और इसके अलावा वहां जो सेरेमिक्स है, जो माइंस है, मिनरल्स है, सेरेमिक्स हब बनाने का भी मेरा विचार है। उसके लिए गैस दूर से लाने का एक विचार है, लेकिन मैं
अब कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय मेरे पास आने के बाद मैंने कई लोगों से बात की है कि आप सेरेमिक्स हब बनाने में रॉ मटेरियल वहां और उसका बेसिक प्रोडक्शन बनने के लिए गुजरात जाता है और वापस बिकने के लिए यहां आता है। तो मैंने कई लोगों से बात की, मुझे लगता है जल्दी सेरेमिक्स की बड़ी यूनिट टाइल्स की बीकानेर में आने की संभावना है। बीकानेर को वायुयान से जोड़ने की काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, लेटेस्ट क्या है? बीकानेर हवाई अड्डा का उद्घाटन हमने भी साथ ही था, मैं और मैडम वसुंधरा जी भी थे, अशोक गजपति भी थे। उसके बाद क्या हुआ कि एयरलाइंस ने कहा कि हमें ये अफोर्डेबल नहीं है, हमें इतने यात्री नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद एक भारत सरकार ने स्कीम लाई जिसका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरजीएस। ये लाने के बाद ये तय हुआ कि अगर घाटा भी आपको होगा तो 80% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार। ओके। मैं कल भी वसुंधरा जी से इस मसले पे मिलकर आया हूं, उनका प्रस्ताव भी इधर आ गया है और मुझे लगता है कि अगले महीने तक बीकानेर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो जैसलमेर? हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर का हवाई अड्डा भी बन गया, उसको इंटरनल जो हवाई सेवा है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा ऐसे जोड़ें और या दिल्ली हम ले आए, ऐसा इंटरनल भी है ताकि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी उसका लाभ उठा पाए। और दिल्ली एक बार मिल जाएगा हवाई सेवा तो दिल्ली से आगे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बीकानेर के लोग हमारे गुवाहाटी, असम में, इधर सूरत, बाहर बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एयरलाइंस इसमें आगे आएगी, विस्तारा से भी बात हो रही है, वो भी तैयार है, एयर इंडिया भी तैयार हो रही है, जो भी एयरलाइंस आगे आएगी उसको निश्चित रूप से कोई घाटा नहीं होगा। और अब तो घाटा होने पे भारत सरकार और राज्य सरकार रिम्बर्स करने वाले हैं, इसलिए उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगले महीने से हवाई सेवा शुरू होगी। स्मृति ईरानी, सुना है कि आपकी पत्नी उनकी बहुत फैन है, आप भी फैन हैं? देखिए, स्मृति जी के पास एचआरडी मंत्रालय था, मैं एजुकेशन में कुछ न कुछ सुझाव देता रहता था। मैंने पिछले मेरे कार्यकाल में भी खाजवाला में एक सेंट्रल स्कूल ली, एक सेंट्रल स्कूल और मैं लेना चाह रहा था। दूसरा विषय जो स्मृति जी के रूप में फैन वाला विषय क्या है कि हम जब गए उनसे बात करने, मिसेज मेरे साथ थी, तो मिसेज कुछ हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करती है छोटा मोटा, वो उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद से उनका अटैचमेंट हो गया, वो उनका अलग विषय है, वो एक कमल सखी मंच है, उसके माध्यम से मिलते रहते हैं। लेकिन स्मृति जी बहुत होनहार मंत्री हैं, बहुत काबिल मंत्री है और मैं उनसे इम्प्रेस हूं। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां, छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। एक आपका चलता है, चूरू में कोई वोटर लिस्ट में नाम का इशू था, क्या था वो? देखिए, जिला कलेक्टर रहने के ऊपर एक विषय आया कि इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम ज्यादा जोड़ दिए। आप भी प्रशासनिक स्वयं रहे हैं, वोटर लिस्ट जोड़ने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम एसडीएम का होता है। जिला कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है। उसके बाद अपील आती है, नाम एसडीएम ने जोड़े। हाँ, मेरी शिकायत हुई, इसमें कोई शक नहीं, मेरी शिकायत हुई कि इन्होंने नाम जोड़ दिए। मैंने कहा मैंने नहीं जोड़े भाई, एसडीएम ने जोड़े। अगर आप कटाना चाहते हो तो मैं एज ए जिला कलेक्टर अपील मेरे पास आइए। हुआ क्या था इसमें, ये बड़ा भ्रम फैला दिया कि मिडिल ईस्ट में बहुत लोग काम कर रहे थे, हमारे चूरू के काफी लोग। अब वो काम तो वहां कर रहे थे और वोटर लिस्ट में यहां थे। तो डी डुप्लीकेशन में जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि अगर डी डुप्लीकेशन नाम अलग अलग है, कहीं गांव में यहां है, कहीं बाहर है वोटर लिस्ट में, तो उनके काट दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कटे हैं और किसी ने काटा है तो एसडीएम ने काटा है। लेकिन मेरी शिकायत हुई, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिटेल में जांच की और कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है। जब आप कलेक्टर से थे, कोई छोटा मोटा लैंड डेवलपमेंट का इशू था, उसको लेके भी लोगों ने खींचा। वो भी कोई इशू ही नहीं है, वो भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी और मंत्री हूं, तो 2009 के बाद चला वो, अगर पहला होता है तो अलग बात है। 2009 के बाद उसकी सारी कार्रवाई एसीडी में एफआईआर और सब हुआ। उसके बाद एसीडी ने जांच करके कहा कि ये एफआईआर लगने लायक केस है। फिर दोबारा उसकी जांच हुई, आईपीएस लेवल से जांच कराओ, फिर जांच करी, फिर कहा ये एफआईआर लगने लायक केस है। केस में कुछ है ही नहीं। एज ए कलेक्टर ऐसे रोज काम करने पड़ते हैं, रूटीन वर्क है, किसी भी तरह का कोई करप्शन, किसी भी तरह का मिसयूज ऑफ पावर नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल कारणों से शिकायत हुई, तो जब उन्होंने कहा 2 बार आईपीएस स्तर से जांच हो गई, एफआईआर लग नहीं रही है,
तो मामला हाईकोर्ट में ले गए लोग, और हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है कि ये क्या कर रहे हो बार बार, वो हाईकोर्ट डिसाइड कर देगा। हाँ, डिसाइड कर दो, सब जुड़ी से हो तो जाए जी। ये क्या आसाम में क्या चमत्कार किया आपकी पार्टी ने? देखिए, आसाम में मेरी अपर असम में भी ड्यूटी थी, लोअर असम में भी ड्यूटी थी। आसाम में जो इस बार का विषय था वो डेवलपमेंट तो था ही था, लेकिन मूल असमी संस्कृति को नुकसान हो रहा था, खतरा हो रहा था। इस वजह से जो असमी लोग इकट्ठा हुए, जो राजस्थानी लोग हैं वो वोट देने से पहले डरते थे, वो भी इकट्ठा हुए, बंगाली बड़ी संख्या में वो भी इकट्ठा हुए, और मोदी जी के प्रति विश्वास किया कि ये जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सहमति होकर के फेंसिंग हो जाएगी और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से अब आ रहे हैं असम में, और ये आने बंद हो जाएंगे और डेवलपमेंट होगा असम का, तो असम की मूल संस्कृति बची रह सकती है। इस कारण से अब की बार असम के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास करके वोट दिया और एक नमूने चेहरा दिया, सर्बानंद सोनोवाल, जो यूथ ऑनेस्ट, उसका भी बड़ा फर्क पड़ा। तो असम की जनता के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इसके लिए। इसी तरह का एक चमत्कार केरल में हुआ, 15% वोट। केरल में भी 15% वोट पड़े, और एक एमएलए पहली बार केरला में, पहली बार 1952 से हम कोई एमएलए केरल विधानसभा में हमारा नहीं आया था, तो पहली बार एमएलए हमारा जीता। और ऐसा हम प्रयास में हैं कि 2019 के चुनाव में वहां से हम एमपी भी जीतें, ऐसी हमारी आशा है। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, इसे किस ढंग से देखते हैं अभी? ये किसी भी राजनीतिक दल में ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं, होते रहते हैं, लेकिन एक विषय बार बार हमारा एज को लेकर के आता है, वो एक अच्छी शुरुआत मोदी जी ने की है, और एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही परिवर्तन हुआ है। आनंदीबेन भी अच्छा काम कर रही थी, और मुझे लगता है रूपानी जी भी बहुत अच्छा गुजरात में काम करेंगे, और गुजरात वैसे भी डेवलप्ड स्टेट है, गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप है, गुजरात के लोग ये जानते हैं कि कौन सा दल, कौन सा नेता गुजरात को आगे ले जा सकता है। तो इसमें रूटीन प्रक्रिया के तहत ही हुआ है, लेकिन गुजरात में जो परिवर्तन हुआ है, आगे आने वाले चुनाव में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यूपी में क्या लगता है? यूपी में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं। बीच में ये समाचार आए थे कि बीएसपी थोड़ी आगे है, लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। क्या लगता है, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन कोई न कोई पार्टी बना रही है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो बाहुबली पार्टी के रूप में जानी जाती है। परिवार में भी काफी विखंडन, मुलायम सिंह जी इसको लेकर के काफी बार बोल चुके हैं ओपन में भी, और गुंडागर्दी ज्यादा हुई, इसलिए लोग सपा से तो दूर रहेंगे, खफा रहेंगे। मायावती जी के पार्टी में लोग छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, इसलिए उनका भी ग्राफ गिर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा सुशासन दे सकते हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने सिद्ध भी किया है, इसलिए हमारे अवसर बहुत अच्छे हैं यूपी में। दलित कार्ड जो मायावती खेल रही हैं, गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, कुछ गाली गलौज हुआ मायावती के बारे में, क्या लगता है इसे दलित वोटों का ध्रुवीकरण मायावती के पक्ष में हो सकता है? देखिए, दलित वोटों में भी एक पर्टिकुलर कास्ट है जो मायावती के साथ है, अधिकतर जिसको जाटव समाज के, और 100% वो भी नहीं है, लेकिन उसके जाटव समाज के अलावा भी तो दलित समाज में लोग हैं। अब जाटव समाज के भी 20-30% लोग, ऐसा मैं समझता हूं, वो मायावती के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जो दूसरे हैं वो तो वैसे भी अधिकतर बाहर हैं। तो जो कई बार ये कह देते हैं सारे दलित मायावती के साथ हैं, वो नहीं है, वो हकीकत नहीं है। दलित समाज के 2014 के चुनाव में मोदी जी को भी बहुत वोट दिए हैं, और इस बार भी जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमने काम किया, पंच तीर्थ का, और दलितों के लिए जो हम योजना लेकर आए हैं, स्टैंड अप इंडिया, वेंचर कैपिटल, इसमें जो मोदी जी ने एक निर्देश दिया या आदेश दिया या ये कहा कि आप जॉब मांगने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो, इससे दलित समाज में एक स्वाभिमान की भावना जगी है, और लोग मोदी जी के साथ रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पार्लियामेंट में दलित अत्याचारों पर बहस हुई तो बहुत कम एमपी थे, बहुत बुरा लगा लोगों को देश में। देखिए, जब
दलित एट्रोसिटी पे रूल 193 के तहत चर्चा हो रही थी तो ये विषय आया, लेकिन ज्यादा संख्या कम तो कांग्रेस के लोगों की थी। शुरुआत उन्होंने की एट्रोसिटी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे ही नहीं हाउस में। हमारे यहां तो संख्या फिर भी ठीक थी, अच्छी थी, राज्यसभा में भी चर्चा थी, तब संख्या ठीक थी। लेकिन उसके बाद जो राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया, मैं भी उसमें बोला, और उस जवाब देने के रात को 10 साढ़े 10 तक भी चर्चा चली है। और जो जवाब दिया राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा सामाजिक बुराई है, ये खाली एक स्टेट में घट गई उस कारण से इसको दूर करने या चर्चा करने का विषय नहीं है। ये क्यों घट रही है, इसकी जड़ क्या है, तो हम जड़ पे चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चर्चा के बाद विषय सामने आया कि इसको सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे सभी प्लेटफॉर्म पे इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। कुछ दिनों पहले यूपी में सोनिया गांधी गई थी वाराणसी, 2-2.5 लाख लोग कहते हैं रोड शो में जुटे, उससे कांग्रेस उत्साहित है। शायद प्रियंका गांधी को 200 से ज्यादा सीटों में ले जाने की योजना है। क्या लगता है, प्रियंका फैक्टर काम करेगा यूपी में? उनको अगर ऐसा लगता है कि प्रियंका फैक्टर काम करेगा तो उनको शीला दीक्षित को नेता बनाने की क्या जरूरत है? उनको प्रियंका को ही नेता बनाना चाहिए। प्रियंका फैक्टर काम नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने शीला दीक्षित को नेता बनाया। और अब डर लग रहा है कि अगर प्रियंका को नेता बना दिया और कहीं सीटें नहीं आई तो प्रियंका का फ्यूचर क्या होगा, ये तो डर बैठा हुआ है कांग्रेस में। उससे कांग्रेस तो मुझे लगता नहीं यूपी में कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है, किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है। वहां 3 ही दल लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा। काऊ स्लॉटर बार बार किसी न किसी रूप में आता है। प्रधानमंत्री ने नकली गोरक्षों को लताड़ा है, क्या है काऊ? देखिए, ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो असामाजिक तत्व है, जो गोरक्षा के नाम पे दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, मेरी अपील है कि वो दलितों को नहीं मारें, मुझे गोली मार दें, लेकिन मेरे दलित भाइयों को क्यों मारें? इतनी बड़ी अपील इस स्वतंत्र भारत में करने वाला पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है। और इसके बाद आपने देखा होगा राज्य सरकारें सचेत हुई है। जो फर्जी गोरक्षक हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं, गायों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कहा उन्होंने। जो वाकई फर्जी बन जाते हैं, जैसे अब आप ऊना की घटना है, इसके भी डीप में जाएंगे तो कोई न कोई षड्यंत्र नजर आएगा। इसके 5 महीने पहले कन्वर्जन हुआ, कुछ लोग मुस्लिम बने, उसके बाद जो सरपंच है वो कांग्रेस कम्युनिटी, कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसने भी पहले धमकी भी दी थी। तो ये अगर बहुत डीप में जाएंगे तो इसमें कोई दूसरा विषय निकलेगा। लेकिन गुजरात चुनाव आ गया, इसलिए ऊना की घटना इन्होंने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाई, ताकि हम मोदी जी को या जो गुजरात में सत्तासीन है उनको बदनाम कर सकें। ये पॉलिटिकल स्कोर प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया। बाकी घटनाओं का जिक्र करें तो मिर्चपुर की घटना हरियाणा में, जर्जर की घटना, यूपी बिहार की घटना, बंगाल की घटना, मेरा यह कहना है कि अत्याचार हो क्यों रहे हैं, उनकी जड़ क्या है, उसमें जड़ में जाने का काम करना चाहिए। मोदी जी इसीलिए वो कहते हैं कि आप आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम बने, इसलिए वो स्टैंड अप इंडिया, वेंचर कैपिटल स्कीम लाए हैं। और SC/ST में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके कानून को भी उन्होंने कड़ा किया। 89 में कानून बना था, उसको कड़ा नहीं कर पाए यूपी गवर्नमेंट। हमारे शासन में ये कड़ा हुआ है, और उसमें हमने जो कन्विक्शन रेट है उसको बढ़ाने का भी उसमें टाइम फ्रेम कर दिया। 3 महीने के अंदर आपको जांच करनी पड़ेगी। जुडिशरी के लिए भी कुछ टाइम फ्रेम किया है, तो इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अत्याचार कम हो जाएंगे। कश्मीर में कैसे कंट्रोल करेंगे अल्टीमेटली, अब क्या होगा? कश्मीर में 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जी ने अपील की, और कल अरुण जेटली जी भी जम्मू में थे, उन्होंने भी अपील की। कश्मीर के युवाओं से अपील की कि आप शांति प्रक्रिया में अपनी आस्था रखें, सरकार में अपनी आस्था रखें, और जो आतंकवादी है उसको हीरो मत बनाएं, क्योंकि आतंकवाद इस संसार की सबसे भयानक बुराई की ओर बढ़ती जा रही है। उससे किसी को नुकसान नहीं है, ये फायदा नहीं है, मुस्लिम हो चाहे कोई और हो। मुस्लिम अगर ये समझते हैं कि आतंकवाद से मुझे फायदा है, फायदा नहीं है, नुकसान ही है, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री जी ने, अरुण जेटली ने अपील की है, उससे मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। हम लगातार टच में भी हैं, वार्ता भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान
जिस तरह से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है, हम ही इसका हल करेंगे, हमारा अभिन्न अंग है और हमने हल किया आगे भी और आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, अब 2019 का क्या सीन दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? 2019 में ये जो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिए हैं हर महकमे में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, जिस तरह से जिस गति से धरातल पे काम दिख रहा है। आपने असम का बीच में जिक्र छेड़ा था, वहां लोगों ने कहा रोडें पहले बंद हो गई थी और ये मोदी जी के पीरियड में रोडें बढ़नी शुरू हो गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, भारतमाला, सागरमाला, समुद्र सेतुम, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जीएसटी के माध्यम से सरलीकरण हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, तो मोदी जी आएंगे। तो यार कॉन्फिडेंट कि एक बार फिर 5 साल मोदी? यस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट वाह, कि देश की जनता मोदी जी को ही चुनेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज बैठिए।